नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दोस्तों बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा डीपली तक जाइएगा। आज की वीडियो से आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि ये दोस्तों टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आजकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो है सभी क्षेत्र के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो के डीपली तक जाइएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न दोस्तों, 2024 में इसरो द्वारा नासा के सहयोग से किस उपग्रह को निसार मिशन के तहत जो है लॉन्च किया गया है? तो 2024 में इसरो द्वारा नासा के सहयोग से जो है निसार उपग्रह को जो है लॉन्च किया गया है। निसार का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है दोस्तों, जो कि भारत और अमेरिका के संयुक्त नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त मिशन लॉन्च किया गया है, जिसको निसार बोला जाता है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और भी विकल्प दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर GSAT-29। ये क्या है दोस्तों? GSAT-29 का यहाँ पर पूरा नाम के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 29। इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? 14 नवंबर 2018 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। कौन से लॉन्च स्थल से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कौन सा व्हीकल जो है इसको लॉन्च किया था दोस्तों? तो GSLV मार्क 3 D2 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विकसित किसने किया था? तो इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया था, GSAT-29 को। तो इसको आपको थोड़ा सा एक नज़र में ध्यान रखना होगा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों GSAT-29 को लॉन्च करने का? भारत के दूरस्थ क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर को हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल संचार सुविधा देना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था। इसमें जो है Q/V बैंड ट्रांसपोंडर है, जो कि अत्याधुनिक जो है संचार तकनीकी से लैस है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों निसार, जिसकी विशेषता पूरा नाम क्या है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। निसार यहाँ पर बनाया गया था दोस्तों नासा और इसरो के द्वारा, जिसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। इसका पूरा नाम यही है दोस्तों, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। लॉन्च की तिथि जो है यहाँ पर 2024 में तैयारी पूरी कर दी गई थी। इसके अलावा संयुक्त मिशन कौन कौन से इसमें दोस्तों कौन कौन से यहाँ पर नासा और इसरो जो है दो संयुक्त मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह उपग्रह जो पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलाव जैसे भूकंप, हिमस्खलन, समुद्री स्तर में वृद्धि, जंगल की कटाई, इन सभी की जो है सटीक से निगरानी करेगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका उपयोग दोस्तों आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी, कृषि में उपयोग इसका किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? इसमें जो है दो प्रकार के रडार लगे हुए हैं। एक होता है L बैंड, जो कि नासा के द्वारा लगाया गया है, और एक है S बैंड, जो कि इसरो के द्वारा लगाया गया है। यह पहला जो है रडार सैटेलाइट है जो दोनों फ्रिक्वेंसी की बैंड पर काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था दोस्तों जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों रिसेट 2BR2। इसका पूरा नाम रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2BR2 है। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। लॉन्च तिथि किस तिथि को लॉन्च किया गया था दोस्तों? 2019 में 11 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। PSLV-C48 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विकसित कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भारत में इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। इसके उद्देश्य के बारे में पूछे कि क्या उद्देश्य रहा है इसका, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका मेन उद्देश्य था रडार इमेजिंग सैटेलाइट प्रदान करना, जो कि दिन और रात बादल होने के बावजूद भी जमीन की जो सटीक तस्वीर ले सकता है। ये दोस्तों रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसके लिए ना तो दिन की जरूरत होती है ना तो रात की, और बादल होने के बावजूद भी सटीक जो जानकारी पूरी तरीके से ले सकता है। इसका उपयोग जो है रक्षा निगरानी, कृषि, वन क्षेत्र की निगरानी करना, बाढ़ इत्यादि की जानकारी यहाँ पर इनका जुटाना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था। विशेषता के बारे में बात करें कि क्या विशेषता है इसकी, तो दोस्तों ये एक्स बैंड है, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। भारत की सीमाओं पर निगरानी करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मददगार भी शामिल होगा। कार्टोसैट-3 मिशन क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है कार्टोग्राफी सैटेलाइट 3। नवंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। PSLV-C48 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा रॉकेट को ऊपर छोड़ा जाता है। इसरो के द्वारा इसको डेवलपमेंट किया गया था। यह एक अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है दोस्तों, जिसे उच्च रेजोल्यूशन
जो है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग जो है सटीक नक्शा तैयार करना, शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचा विकास और सैन्य निगरानी में इसका प्रयोग करना इसका मेन उद्देश्य है, जिसका पूरा नाम है दोस्तों कार्टोसैट 3। विशेषताएं क्या है दोस्तों इसके, इसमें जो है पंचक्रोमिक कैमरा लगा हुआ है, जो कि क्या काम करता है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर लगे हुए हैं। इसकी जो है ग्राउंड रेजोल्यूशन जो है 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में जाकर जमीन की 25 सेंटीमीटर की जो है लंबाई चौड़ाई को डिटेल से यह फोटो खींच सकता है। यह दोस्तों इसरो की अब तक की सबसे स्पष्ट हाई रेजोल्यूशन तस्वीर देने वाली एक सैटेलाइट है कार्टोसैट। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जब प्रौद्योगिकी में किसी विशेष डीएनए खंड की अनेक प्रतियां बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर 4 तकनीकी दी गई है। इन चारों तकनीकों का हम डिटेल से वर्णन करेंगे कि आखिर ये तकनीकी है क्या। चलिए देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी में जो है बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए खंड की अनेक प्रतियां बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पीसीआर, जिसमें पॉलीमराइज चेन रिएक्शन विधि का उपयोग किया जाता है। यह क्या है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। यह एक तकनीक है जो किसी एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस की जो है करोड़ों प्रतियां बहुत कम समय में तैयार कर सकती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? डिसीज डिटेक्शन में, जैसे कोई शरीर में डिसीज आ गई, जेनेटिक टेस्टिंग में, फॉरेंसिक्स एनालिसिस करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको दोस्तों केरी म्यूलेस ने विकसित किया था 1983 में। पीसीआर मशीन का उपयोग दोस्तों करके डीएनए को गर्म करके डीनेचर किया जाता है, फिर एंजाइम की मदद से उसके गुण जो है किया जाता है, उसका गुणा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कौन सी प्रोसेस है दोस्तों? ये प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग जो है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन अणुओं का उनके आकार और आवेश के आधार पर अलग अलग करने के इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो है एग्रोस जेल का उपयोग किया जाता है, जो बहुत एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ एक गिलास प्लेट में चलाया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों डीएनए विश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और म्यूटेशन स्टडीज में उपयोग किया जाता है। यह डीएनए को गुणा नहीं करता बल्कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया है दोस्तों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे तो ये एक तकनीक है, किसी एक विशेष तकनीक है दोस्तों कि किसी एक विशेष व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल को पहचानने, तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, इसका उपयोग जो है न्यायालयों में पितृत्व परीक्षण, मतलब पैटर्निटी टेस्ट, मतलब किस वंश से है, इसका पैतृत्व क्या है, उसका परीक्षण करने के लिए, या फिर अपराधियों की पहचान जानने के लिए कि आखिर ये है कहाँ से, इसका जो है डीएनए क्या है, और लापता लोगों की खोज करने में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो यह तकनीक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा एक और तकनीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज्यादा दूर तक नहीं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। एक और तकनीक है दोस्तों एलिसा। कौन सी तकनीक है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। ये एक तकनीक है दोस्तों, बायोकेमिकल तकनीक है, जिसका उपयोग एंटीबॉडी और एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है एचआईवी, कोविड-19, डेंगू, हेपेटाइटिस और बीमारियों की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटीबॉडी और एंटीजन का पता लगाया जाता है दोस्तों एलिसा विधि के द्वारा। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष लागू करी गई थी? तो साइबर सुरक्षा नीति दोस्तों 2013 में लागू किया गया था। भारत में 2013 में पहली बार जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? साइबर स्पेस में सूचना ढांचे की सुरक्षा प्रदान करना। कुछ और यहाँ पर प्रोटेक्टिव उद्देश्य देखते हैं। साइबर सुरक्षा का मेन प्रोटेक्शन क्या था? प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा प्रदान करना इनका मेन उद्देश्य था। साइबर हमलों को रोकना और कमजोरियों को कम करना, सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाना, जन जागरूकता और अनुसंधान को बढ़ावा देना यहाँ पर मेन इनका उद्देश्य था। निम्नलिखित में से नैनो तकनीकी का वस्त्रों में एक सामान्य उपयोग क्या है? कपड़ों में जो है नैनो तकनीकी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाटर प्रूफिंग कोटिंग करने के लिए। नैनो पार्टिकल क्रिएट वाटर रिपेलेंट सरफेस इन फैब्रिक्स। वाटर प्रूफ बना देता है, मतलब वाटर को रिपेल करने की एक तकनीकी बना देता है, जिसके कारण जो है वाटर उसमें इकट्ठा नहीं हो पाता।
वाटर प्रूफ कोटिंग क्या है दोस्तों? किसी सतह को पानी विरोधी बनाना जो है, वाटर रेजिस्टेंस बनाना वाटर प्रूफिंग कोटिंग कहलाती है। जैसे कि दीवारों या छतों पर वाटर प्रूफ पेंट लगाया जाता है जिससे पानी लीकेज नहीं होता। मोबाइल फोन में नैनो कोटिंग कर दिया जाता है जो जिससे जो है वाटर प्रूफ हो जाते हैं। और भी इसके अलावा डिवाइसेस होते हैं जिसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है, ये वाटर प्रूफ कोटिंग कहलाता है। इसमें कौन कौन सी तकनीकी उपयोग किया जाता है? सामग्री तो सिलिकॉन, एक्रेलिक कोटिंग, पॉलीएथिलीन का उपयोग किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पानी या नमी की सामग्री से रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य है। एंटी रस्ट ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जहां पर जंग रोधी उपचार किया जाता है, खासकर धातुओं जैसे लोहे, इसको जंग से बचाने के लिए एंटी रस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। लोहे की रेलिंग पर पेंट या गैल्वेनाइजिंग कर देना, गाड़ियों के चेसिस पर एंटी रस्ट कोटिंग करना। प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? जिंक कोटिंग, क्रोम प्लेटिंग, एंटी कोरोसिव पेंट जो इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और पानी के संपर्क से रहकर जो है ऑक्सीडेशन को यह रोकता है, इसलिए इसको जो है कोटिंग कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन इस पर नहीं पहुंच पाती है। फायर प्रूफिंग वुड, लकड़ी को आग से सुरक्षित बनाना फायर प्रूफिंग वुड प्रक्रिया कहलाती है। लकड़ी को जो है आग पकड़ने से रोकने या उसमें कम ज्वलनशील लाना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य होता है। भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों को जो है रसायनों से उपचारित किया जाता है, जैसे कि थिएटर, स्कूल आदि जगहों पर सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। इसके लिए कौन कौन से पदार्थ को प्रयोग में लाया जाता है? बोरिक एसिड, अमोनियम फास्फेट, फायर रिटार्डेंट पेंट इसका उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? लकड़ी को आग से धीमा या जलने से रोकना, यहाँ पर वाटर प्रूफ करना, मतलब फायर प्रूफ बनाना यहाँ पर मेन फंक्शन है। एक प्रोसेस और आती है जिसको एलॉय प्रिपरेशन बोला जाता है, मिश्र धातु का मिश्रण बनाना, मिश्र धातु बनाना। इससे क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर नई और बेहतर विशेषताओं वाली धातु तैयार करना, जिस जो है एलॉय प्रिपरेशन कहलाता है। इसमें जैसे कि दोस्तों पीतल कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिला देने से पीतल बनता है। ब्रॉन्ज कांसा कैसे बनता है? कॉपर पर टिन को मिला देने से यहाँ पर कांस बनता है। स्टेनलेस स्टील भी दोस्तों आयरन, क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। लाभ क्या होता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील बना देने से जंग से बचाव होता है, ताकत बढ़ जाती है, ताप सहनशीलता भी बढ़ जाती है, इनका विद्युत या चुंबकीय गुणों में भी इसका सुधार हो जाता है। पीएम कुसुम योजना किस प्रकार की तकनीकी को बढ़ावा देती है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों पीएम कुसुम योजना जो है सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। द स्कीम सपोर्ट फार्मर विद सोलर पंप एंड सोलर पैनल सेटअप, सोलर पैनल के सेटअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किसानों को सपोर्ट करती है पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत जो है सोलर पंप दिए जाते हैं पैनल सहित, ये जो है किसानों को सपोर्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ स्कीम्स है जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मैंने पूरा यहाँ पर जो टेबल इंक्लूड किया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पर योजनाओं के नाम देखेंगे और दूसरे साइड इनको कौन सा पर्पज से इनको बनाया गया है।